हेलो एंड वेलकम इन यूथ एकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारे एनसीईआरटी सीरीज़ में, जिसमें हमने अपना चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया था ऑफ इंडियन पॉलिटी ऑफ क्लास 11th और द कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। तो इसमें हमारे चैप्टर्स का नाम था राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम इसमें हम सारे राइट्स के बारे में देख रहे थे रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स एंड द डीपीएसपीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज़। तो इसमें हमने पार्ट फर्स्ट कवर कर लिया था। तो हम बात करें कि हमारा पार्ट फर्स्ट कहाँ तक कवर हो चुका था। तो हमने ये सब कुछ पहले से ही कवर कर लिया था। हमारा फर्स्ट पार्ट में हमने ओवरव्यू देख लिया था कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो बेसिकली हमने ये ओवरव्यू देखा था फंडामेंटल राइट्स के। वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट ऑल द फंडामेंटल राइट्स विद देयर रिस्पेक्टिव आर्टिकल्स and I also talked about the mnemonics of learning article 19 and its subclause। एंड फिर इसके बाद आज हम डिटेल्ड में देखेंगे कि व्हाट इज़ राइट टू इक्वालिटी। तो हमने पहले ही देख लिया था अंडर आर्टिकल 14 से लेके 18 के बीच में। आज हम राइट टू फ्रीडम की बात करेंगे। तो इसमें हमारे कुछ राइट रहते हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी में इसमें ट्राइज टू डू अवे द सच अदर डिस्क्रिमिनेशन, जो कि हमने डिस्क्रिमिनेशन पे बात की थी, किस फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता है। फिर इसमें हमने बात की थी कि इक्वल एक्सेस ऑफ पब्लिक प्लेसेस एंड शॉप्स एंड होटल्स की बात की गई है। आर्टिकल 15 की बात हो रही है। फिर बाथिंग घाट्स एंड वर्शिप प्लेसेस ऑफ वर्शिप की बात हुई है। ये जो द डिस्क्रिमिनेशन इन दिस एक्सेस ऑफ ग्राउंड्स ओनली ऑन रिलीजन, जो यहाँ पर जो ओनली वर्ड एम्फेसाइज किया गया है अंडर आर्टिकल 15, इसमें हमें समझना है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है अगेंस्ट ओनली दिस थिंग्स है। इसके बियॉन्ड आप कुछ और ऐड नहीं कर सकते। तो ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कैस्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इसी के अगेंस्ट जिस टाइप के डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहे हैं वो हमारा ओनली वर्ड से ऑलरेडी एम्फेसाइज कर दिया गया है और इस पर लिमिट लगा दी गई है कि बियॉन्ड रिटन वर्ड्स और अदर फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हो सकते हैं। अभी हम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, हाँ, जो हम EWS की बात कर रहे हैं, OBC, NCLs की बात कर रहे हैं, वुमेंस रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो ये सारे हमारे ओनली के बियॉन्ड आते हैं। तो जो हमारे ओनली है ना कि रिलीजन पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, रेस पे नहीं हो सकता, कैस्ट पे नहीं हो सकता, सेक्स पे नहीं हो सकता, प्लेस ऑफ बर्थ पे नहीं हो सकता। बट जो हमारी रिजर्वेशन की पॉलिसी है बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हमने अंडर आर्टिकल 14 पढ़ा था कि वी आर providing them equity, not equality. We are giving them opportunities and resources which they need to come into a level playing field। यहाँ पर हमने देखा कि हमारे इंडियन सोसाइटी में जो प्रिवलेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ इनइक्वालिटी देखी जाती है वो ड्यू टू इन द फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी देखी जाती है। हमने पढ़ा था कि इनइक्वालिटीज़ ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स पे हो सकते हैं, जैसे कि इनइक्वालिटी हो सकती है अनटचेबिलिटी को लेकर, दलित्स में इनइक्वालिटी हो सकती है, इनइक्वालिटी बिटवीन द जेंडर्स हो सकती है, इनइक्वालिटी बिटवीन द रेस हो सकती है। तो यही जो हमारा डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी का हमने जो क्लास 6 NCERT में पूरा डिटेल होलिस्टिक व्यू में देखा कि व्हाट इज़ इनइक्वालिटी एंड व्हाट इज़ डिस्क्रिमिनेशन एंड हाउ इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन लीड टू द डिस्टिंक्शन बिटवीन द सोसाइटीज़। तो ये हमारा अनटचेबिलिटी है। अनटचेबिलिटी इज़ अ क्रूडेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द इनइक्वालिटी अबॉलिश्ड अंडर राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में अबॉलिश्ड कर दिया गया है। सेम राइट ऑल्सो प्रोवाइड स्टेट शैल confer no title on person except those excel themselves in military। मैंने आपको अंडर आर्टिकल 18 की बात की गई थी, abolition ऑफ टाइटल्स की बात की गई थी। abolition ऑफ टाइटल्स में जो हमारा अंडर आर्टिकल 18 में था, जिसमें हमने बात की थी abolition ऑफ टाइटल्स, उसमें हमने बात की थी जो ये टाइटल्स, हम टाइटल्स किसे कह रहे हैं? हम टाइटल्स जैसे कि राजा, महाराजा अधिराज की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, जो महाराजा अधिराज, महाराज, राजा, ये सब जो टाइटल्स लगते हैं, जो हेरिडेटरी टाइटल्स कहते हैं, उसका अबोलिशन हुआ। और ये जो एक्सेप्शन यहाँ पर दी गई है कि मिलिट्री एंड एकेडमिक फील्ड्स के जो टाइटल्स हैं वो आप रख सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर, PhD हो जाते हैं, MBBS वाले हो जाते हैं। तो ये सारे जो आपके एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड है।
और मिलिट्री में जैसे कि लेफ्टिनेंट हो गए, कर्नल हो गए, हमारे मेजर हो गए, एडमिरल्स हो गए, एयर मार्शल्स हो गए। तो ये सारे आपके मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल्स कैन बी is beyond the scope of Article 18, because Article 18 is only on the abolition of hereditary titles such as Raja, Adhiraja, Maharaj। अब आप बात करें पद्मश्री, पद्म भूषण, ये जो आपको अवार्ड्स मिलते हैं, सिविलियन अवार्ड्स होते हैं, तो बेसिकली दीज आर नॉट द टाइटल, दीज आर द अचीवमेंट्स। तो आप इसको एज अ टाइटल नहीं लगा सकते, ऐसे नहीं लिख सकते पद्म भूषण अवार्डी मिस्टर XYZ, ऐसे आप नहीं लिख सकते। इट इज़ अ अचीवमेंट बट इट इज़ नॉट कंसिडर एज अ टाइटल, इट इज़ अ अवार्ड बेसिकली। कि जो ये इनइक्वालिटी है इसको आप टाइटल्स के रूप में भी देख सकते हैं, आप सरनेम के रूप में भी देख सकते हैं, बट सरनेम्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द टाइटल्स। ओके, तो प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटीज हमने देख ली। फिर जैसे कि देखिए यहाँ पर राय बहादुर, ये जो राय बहादुर लिखा हुआ है, फिर डॉक्टर मुकुंद लाल साहब विद हिज डॉटर सोहिबा। तो बेसिकली यही बता रहा है कि कैसे सेंस ऑफ इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ द स्टेटस अमंग द ऑल द सिटीजन, जो अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात की गई है, जिससे है ना हमें इंश्योरिंग द सेंस ऑफ इक्वालिटी एंड डिग्निटी एंड द स्टेटस बिटवीन अमंग द सिटीजन। जैसे कि हमारे मिलिट्री टाइटल्स हो गए, और ये हमारे हो गए जैसे कि डॉक्टर हैं, MBBS के, MS जनरल सर्जन, कंसल्टेंट न्यूरो सर्जरी। फिर ये देखिए ये इनके मेडिकल फील्ड के टाइटल्स है जो कि एकेडमिक टाइटल्स के रूप में देख सकते हैं। और ये मिलिट्री टाइटल्स हो गए जो इनको स्टार्स दिए जाते हैं, उनकी जो रैंक्स होती है। तो यहीं पे हमारा आता है आर्टिकल 16 क्लॉज सब क्लॉज 4, जिसमें पूछा गया नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट or post in favor of any backward class of citizen which in the opinion of the state is not adequately represented in the service under the state। तो इसमें बेसिकली रिजर्वेशन इन द पोस्ट ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स की बात की गई, गवर्नमेंट सर्विसेज की बात की गई। तो इसमें ये भी लिखा गया है कि ऐसा कोई भी आर्टिकल सेल को स्टेट को प्रिवेंट नहीं करता कि ताकि वो रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट एंड पोस्ट ना दे फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस। और बैकवर्ड स्टेट पाता है कि हमारे जितने भी बैकवर्ड क्लासेस है उसमें से कुछ बैकवर्ड क्लासेस का रिप्रेजेंटेशन स्टेट की गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं देखने को मिल रहा है ड्यू टू इट्स लेक ऑफ रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़। तो स्टेट क्या कर सकता है, अंडर रिजर्वेशन वो उन बैकवर्ड स्पेसिफिक आइडेंटिफाई बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकता है। जैसे कि अभी हम स्पेसिफाइड की बात करें, जैसे कि SC को रिजर्वेशन मिलती है, STs को मिलती है, OBC NCL वालों को मिलती है, EWS वालों को मिलती है, PWD वालों को मिलती है, एंड इवन वुमेन्स को मिलती है, बिकॉज दीज आर कंसिडर एज माइनॉरिटी स्टेटस। माइनॉरिटी स्टेटस में ये लोग आते हैं। तो स्टेट कैन ब्रिंग दिस बैकवर्ड क्लासेस to fully played their role in the government service because they need to provide a equality of resources and opportunities। तो ये हमारा अंडर आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 में ऐसे डायरेक्टली बताया गया है कि रिजर्वेशन जो है वो एक रिजर्वेशन इज नॉट अ इनइक्वालिटी बिटवीन द सिटीजन, इट इज़ अ अपॉर्चुनिटी टू प्रोवाइड द इक्विटी बिटवीन द सिटीजन। तो इसमें हमारे प्रेम्बल की बात की, हैव यू रीड द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डज इट डिस्क्राइब इक्वालिटी, does it describe equality? You will find that preamble mentioned two things about equality। अब यहाँ पर आप देखेंगे इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात की गई है प्रेम्बल में हमारा, एंड टू प्रोवाइड अमंग एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, और इसको प्रमोट करने की ही बात की गई है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात की गई है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मीन्स all section of society enjoy equal opportunity, but in society where there are the various kind of social inequality, what does it equal opportunity means? तो यहाँ पर लिखा है Constitution clarify that government can implement special schemes measure for the improving condition of the certain section of society, children, women, socially and educationally backward classes। तो ये जो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज़ की बात की गई है, लेकिन हमने ऑलरेडी देखा इंडियन सोसाइटी में इतनी लार्ज लेवल पे
इनइक्वालिटीज देखने को मिल रही है ऑन द फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी और वी कैन से द इन द फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी अमंग द सेक्सेस। तो इसमें जो हमारी बात हो रही है कि ये जो इक्वालिटी की बात हो रही है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इसको कैसे हम प्रोवाइड कर सकें। तो ये गवर्नमेंट कुछ स्पेशल स्कीम्स इम्प्लीमेंट करती है, मेजर्स लाती है। जैसे कि अभी हमारा ये देखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आई है। अभी रिसेंटली हमारी वुमेन्स रिजर्वेशन पे बिल आई है, जो हमारी लोकसभा एंड सम लेजिस्लेटिव असेंबलीज में वुमेन्स को रिजर्वेशन देती है। तो बेसिकली ये सब आर द स्कीम्स for to provide the equal opportunity to these minority groups or the groups which is socially and educationally backward. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी हुआ है कि रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एडमिशंस, यू हैव वंडर दैट रिजर्वेशन इफ वी फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी under Article 16 subclause 4, Constitution explicitly clarify that policy like reservation will not be seen as a violation of the right to equality. जो ये हमारी रिजर्वेशन की प्रोविजंस दिए गए, इट इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इक्वालिटी, बिकॉज जो रिजर्वेशन की प्रोविजन है, इट इज़ गिवन टू द दोज पर्सन विच आर नॉट एडिक्वली रिप्रेजेंटेटेड ऑन द गवर्नमेंट जॉब और ऑन द admission sectors, because they need some kind of opportunities and status to bring them out of their disguised conditions, and they need to be represented on the equal level. So for this they need some other kind of extra action which is taken by the government to bring these minority sections of the society to forward with the mainstream of the society. तो यही बात हो रही है कि जो रिजर्वेशन का हमारा प्रोविजन है, इट इज़ नॉट अ वायलेशन ऑफ द राइट टू इक्वालिटी, बट इट इज़ इन द स्पिरिट ऑफ राइट टू इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. Spirit of Indian Constitution, it is fulfill the right of equality of opportunity. तो रिजर्वेशन इज अ फुलफिल द राइट ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. यहाँ पर देखिए रिजर्वेशन एंड कैटेगरी SC STs OBC EWS. यहाँ पर रिजर्वेशन ऑफ क्वार्टर्स 7.5, 15, 27 एंड 10% की बात की. यहाँ पर सीलिंग की बात हुई ना, 50% सीलिंग. आप OBCs केस चलेगा आपका का लेकर कमीशंस आएंगे, हमारे मंडल कमीशंस आएंगे, तो उसमें हम डिफरेंट रिजर्वेशंस की पूरी कहानी पढ़ेंगे. तो यहाँ पर आर यू जज. तो यहाँ पर एक बेसिकली एक आपको एक सीन दिया गया कि आप अगर वो सीन में आप जज होते तो आप क्या एक्शन लेते. तो इसमें एक गांव की बात की गई. वहाँ पर आप ऊंचे और नीचे जात वालों की बात की गई है. परेडेड नेकेड बीटन अप, ये जो पोस्ट कार्ड फ्रॉम द member of the Dalit community, Puri district of Odisha. Community refused to follow a custom that required to wash them to wash feet of the groom and guest of the upper caste during marriage ceremonies. Revenge 4 women from this community was beaten up and another was paraded naked. The postcard writes that our children are educated and they are not willing to do customary jobs of washing the feet of the upper caste. तो बेसिकली जो ये क्लियर द लेफ्ट ओवर्स एंड आफ्टर द मैरिज फीस दे वॉशेस द यूटेंसिल्स. तो ये जो अपर कास्ट और लोअर कास्ट के लोगों के साथ करते थे, अपर कास्ट के पैर धोने के बाद वही पानी लोअर कास्ट को पीना पड़ता था, सेम पानी जिसमें वो पैर धो रहे हैं. तो बेसिकली ये उनकी ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट था. उनके डिग्निटी इट इज़ बियॉन्ड द इंश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ दिस लोअर कास्ट. तो इसमें बेसिकली वही बात की गई है कि आप जज होते तो उस समय आप क्या करते. अज्यूमिंग द फैक्ट दैट गिवन अबव आर करेक्ट, हम मान के चल रहे हैं कि ये सारे जो हमें दी गए करेक्ट हैं. तो इसमें पूछा कौन से फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है एंड योर ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट टू डू दिस केस, और आप क्या गवर्नमेंट को ऑर्डर देंगे. अब हमारा आता है राइट टू फ्रीडम. राइट टू फ्रीडम हमने आर्टिकल 19 पढ़ लिया था, ठीक है. राइट टू फ्रीडम में हमारा था प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. जो लॉ में प्रोसीजर स्टैब्लिश किया गया है उसके बियॉन्ड आप कोई भी डिप्रीवेशन नहीं कर सकते हैं पर्सन के लिबर्टी को. आप पर्सन की लिबर्टी को कटेल नहीं कर सकते, वायलेट नहीं कर सकते,
एक्सेप्ट ऑन द प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। जो लॉ में आपको रूल्स रेगुलेशंस प्रोसीजर्स मेंशन किए गए प्रोवाइडेड किए गए हैं, आप उसी के अधीन रह के ही जो ह्यूमन डिग्निटी और उसके जो ह्यूमंस के राइट एंड पर्सनल लिबर्टी को कटेल कर सकते हैं इफ़ यू फॉलो द प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। तो अंडर आर्टिकल 21 में दिया गया है, इक्वालिटी एंड फ्रीडम और लिबर्टी are the two rights that are most essential to the democracy. It is possible to think that without liberty means freedom of thought, expression, and action. ठीक है, it does not mean freedom to do anything that one desire or likes, but they are be permitted under large scale. जो आपको liberty of thought, expression and belief दी गई है, freedom to do what you like to do, but there are some reasonable ground of restriction too. आपको फ्रीडम दी गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे की फ्रीडम को कटेल करें. यू नीड टू परफॉर्म योर फ्रीडम विद इन सम जुरिडिक्शन एंड विद इन सम लिमिट्स विच इज प्रिस्क्राइब अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एज मेंशन आर द रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस. जैसे कि देखिए रीजनल कम्युनिटीज़ क्या होती है, अपने कुछ मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए वो धरने देती है. वो धरना बाद में स्ट्राइक के रूप में चला जाता है. और आपको पता है स्ट्राइक इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट. तो स्ट्राइक जब हो जाता है तो वो बियॉन्ड इट गिव्स बियॉन्ड द, तो वो रिस्ट्रिक्शंस के अंदर आ जाता है. बेसिकली जब आप स्ट्राइक पे पहुंच जाते हैं, आप दूसरों के जो स्ट्राइक होते हैं, धरने होते हैं, जो मास फाइटिंग मास वॉर स्टार्ट हो जाती है विद इन द सिविल वॉर्स कंसिडर एज, तो इसमें क्या होता है दूसरे के फ्रीडम्स को भी कटेल हो रहा होता है. तो इसमें क्या होता है तब जाके आपका जो स्टेट पुलिस होती है, स्टेट मशीनरीज होती है, वो आके इंटरवेन करने लगती है. यहाँ पर लिखा है मैनर दैट एवरीवन, आपको अपना फ्रीडम परमिटेड टू लार्ज स्केल. Therefore, freedom is defined as in such a manner that every person will enjoy freedom without threatening freedom of others, without endangering the laws and order and situation. Laws and orders के beyond नहीं जाना, आपको situation को threaten नहीं करना, national unity and integrity को harm नहीं करना, ये सब आपके जो restrictions के अंदर आता है. ठीक है, तो ground for such an arrest. ठीक है, arrested person has a right to defend himself by a lawyer his choice. It is mandatory that police take the person to nearest magistrate between the 24 hours. जब आप convict तो तब हो जाते हैं जब आप जो केस चल रहा था वो जो केस प्रूव हो जाता है तब आप कन्विक्टेड हो जाते हैं. आपको बेसिकली सेंटेंस मिल जाती है, जेल हो जाती है. तो ये जो सारे कन्विक्शन के पूरे ये प्रोसेस होता है, ये प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ के अंदर आता है. अब आपको शक पे लिया गया है कि आपने कुछ गुनाह किया है. इफ़ अ लॉयर, तो आप जब बेसिकली आपको पुलिस पकड़ के ले जाती है तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तो ये आपको देखने को मिलेगा अंडर आर्टिकल 20 एंड 22. 21 में हमने देख लिया, 20 में हमने देख लिया कि आप कन्विक्ट हो जाते हैं, आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है, और 22 के अंदर आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं. तो 22 के अंदर है कि आपके पास लॉयर की चॉइस होगी. आपको विद इन 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट पे लिया जाएगा. ठीक है, हु इज़ नॉट अ पुलिस, ही विल बी डिसाइड वेदर द अरेस्ट आर जस्टिफाइड और नॉट. बेसिकली आपको जब अरेस्ट कर लिया जाएगा तब आपके पास कौन कौन से राइट्स अवेलेबल होंगे अंडर आर्टिकल 22. राइट्स आर नॉट जस्ट confined to the guaranteed against the taking away of the individual life, but has wider application. Various judgments of Supreme Court has expanded the scope of this right. The Supreme Court has ruled that right also include right to life. Under Article 21 के अंदर है कि right to life with human dignity, free from exploitation. Court has held that right to shelter, right to livelihood, right to life because no person can live without the means of living. दैट इज़ द मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. तभी मनरेगा की पॉलिसी आप देखेंगे वेलफेयर के अंदर भी आता है, साथ ही साथ राइट टू लाइवलीहुड के अंदर भी हमारी देखी जाती है. प्रिवेंटिव डिटेंशंस, तो हमारे दो तरह के डिटेंशंस होते हैं, प्यूनिटिव डिटेंशन एंड द प्रिवेंटिव डिटेंशन. इसमें हम अपने प्रिवेंटिव डिटेंशंस के बारे में पढ़ेंगे. प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है जब आपको आशंका के आधार पे आपको अरेस्ट कर लिया जाता है. आपने कोई क्राइम नहीं किया, आप पे कोई
FIR भी नहीं हुआ, आप पे ना कोई विटनेस हुआ, आपको बस एक आशंका के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है। Ordinarily, a person would be arrested after he she had reportedly committed some offense. जब ऑर्डिनरी नॉर्मल सिचुएशन में जब आप कुछ ऑफेंस कमिट करते हो तब आपको अरेस्ट किया जाता है। बट हाउ एक्सेप्शन टू दिस, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। समटाइम्स अ पर्सन कैन बी अरेस्टेड सिंपली आउट ऑफ एप्रीहेंशन that she is likely to engage in unlawful activity and imprisoned for some time without following the above mentioned procedures. above mentioned procedures में क्या होता है? प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। तो इसके बियॉन्ड जाके आपको एक एक्सेप्शन मिलता है कि आप प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर भी लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं ओनली ऑन सम एप्रीहेंशन दैट इन फ्यूचर ही कैन कमिट सम क्राइम और कैन बी एंगेज इन सम अनलॉफुल एक्टिविटीज़। ठीक है। जैसे कि अगर इसका एग्जाम्पल दें, ड्यूरिंग कॉलोनियल स्ट्रगल, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको प्रिवेंटिव डिटेंशंस के अंडर ही अरेस्ट कर लिया जाता था, ताकि उनको लगता था कि ये फ्यूचर में, मतलब नियर फ्यूचर में जाके ये कुछ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में एंगेज रहेंगे या कुछ ऐसी क्राइम करने की आशंका पैदा करते हैं। तो इसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन को एक टूल बना के ब्रिटिश सरकार फ्रीडम फाइटर्स को गिरफ्तार करती थी। तो उस समय था। फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन इस समय भी होता है कि अगर आपको लगता है कि पॉलिटिकल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को थ्रेट पहुंचाएगा कुछ पर्सन, तो आप उसको एप्रीहेंशन के हिसाब से अरेस्ट कर लेते हैं। बेसिकली इसमें अभी कोई ऑफेंस उन्होंने कोई कमिट नहीं किया, प्रेजेंट में देखें तो कोई ऑफेंस कमिट नहीं हुआ, बट फ्यूचर में आशंका है कि ये कर सकता है कुछ ऑफेंस क्रिएट। तो जो फ्यूचर की आशंका के हिसाब से इनको अरेस्ट कर लिया जाता है, ताकि वो जो ऑफेंस क्रिएट होने वाला था वो ना हो सके। तो ये जस्ट मेरा एप्रीहेंशन है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये कर भी सकता है। इट इज़ जस्ट एप्रीहेंशन की आशंका है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यही है मेंशन दिस नन एज अ प्रिवेंटिव डिटेंशन। इट मीन्स दैट इफ द गवर्नमेंट is known as preventive detention if the government feels that a person can be a threat to a law or order. अगर गवर्नमेंट को लगता है कि a person is a threat to a law and order or the peace and security of the nation, it can detain or arrest that person. It prevent detention can be extended only for 3 months. 3 months के लिए आपको डिटेन कर सकते हैं। After 3 months, such case is brought under the advisory board of the further review. रिव्यू के लिए उनको लाया जाता है। अब देखिए, जो ये प्रिवेंटिव डिटेंशंस को एक इफेक्टिव टूल के रूप में देखा जा रहा है इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट टू डील विद द एंटी सोशल एलिमेंट्स और द सबवर्सिव्स, बट दिस प्रोविजन हैव आल्सो बी मिसयूज्ड बिकॉज इतना बड़ा टूल है प्रिवेंटिव डिटेंशन। आप बस आशंका के रूप में किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं विदाउट फॉलो एनी प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ अंडर आर्टिकल 21। ठीक है। तो इसी में बोल रहे हैं मैनी पीपल थिंक दैट मस्ट बी अ ग्रेटर सेफ गार्ड फॉर इन दिस लॉ। ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं, मिसयूज़ करते हैं अगेंस्ट द पीपल फॉर सम पर्सनल रीजन और सम अदर गेन्स के लिए विच आर रियली जस्टिफाइड। इनफैक्ट देयर इज अ क्लियर टेंशन बिटवीन द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड द प्रोविजन ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। क्योंकि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल डिग्निटी में, पर्सनल लिबर्टी में बात की गई है कि आप किसी की भी यू कांट वायलेट द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विच इज़ एनश्राइंड अंडर आर्टिकल 21 except according to which procedure established by law. But preventive detention में क्या हो रहा है, you can arrest a person beyond the law or beyond the procedure. So ये basically ये दोनों conflict में आ रहे हैं, right to life and personal liberty and the provision for preventive detentions. Other freedoms की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से other freedoms होते हैं। देखो, राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर। बेसिकली वो एब्सोल्यूट नहीं है, दे आर सम रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन। आपको राइट्स दिए गए हैं विद सम रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि आपको दूसरे की राइट्स को भी हार्म नहीं करना, उनके राइट्स को थ्रेट नहीं करना, उनके राइट्स को रिस्पेक्ट करना है, और साथ ही साथ आपको नेशन की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को हार्म नहीं करना है, पीस एंड सिक्योरिटी को हार्म नहीं करना। ईच ऑफ दिस सब्जेक्ट इज रिस्ट्रिक्शन imposed by the government. For example, right to freedom of speech and expression is subject to restrictions such as public order, peace, morality. तो ये public order, peace and morality, ये 3 restrictions के अंदर imposed हो रखा है हमारा right to freedom of speech and expression. Freedom of assembly is to be exercised peacefully and without arms.
जो असेंबली की जाती है, धरने किए जाते हैं, एक्सप्रेस राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर, उसमें भी आपको विदाउट आर्म्स एंड पीसफुल मैनर में करना है। ये सब आपके रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए गए बाय द गवर्नमेंट। असेंबली इज टू एक्सरसाइज पीसफुली एंड विदाउट द आर्म्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन इन सर्टन एरियाज डिक्लेयरिंग असेंबली। वो कुछ जब अनलॉफुल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो वहाँ पर वो कुछ एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शन लगा देती है कि 5 से ज़्यादा लोग असेंबली एक जगह खड़े दिखे तो वो बेसिकली अनलॉफुल माना जाएगा। सच अ पावर वेरी इजीली मिसयूज बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। द जेन्युइन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एक्ट ऑफ पॉलिसी बाय द पीपल में बी डिनाइड। तो ये बेसिकली मिसयूज भी कर सकते हैं इसको कि आपको, जैसे कि सेक्शन अंडर 44 इन मुंबई जो बेसिकली पावर देता है कर्फ्यू का, जो कर्फ्यू लगाने का पावर देता है अंडर सेक्शन 144। तो ये देखिए यहीं पे प्रोटेस्ट सच एज एक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिस यूज द प्रोटेस्ट ये किया गया है। वी डिमांड रेगुलेशन ऑफ स्कूल फीस, जो ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो बेसिकली जो यहाँ पर हमारे सोमनाथ लहरी जी हैं, उन्होंने ऐसी कुछ अपनी स्पीच में बताया, वी फील दैट मैनी दिस फंडामेंटल राइट्स हैव बीन फ्रेम्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पुलिस कांस्टेबल। यू विल फाइंड दैट मिनिमम राइट्स हैव बीन कंसीडर्ड आर स्मॉल इनवेरिएबल फॉलोड बाय द प्रोविजो और नॉट एवरी आर्टिकल फॉलोड बाय द प्रोविजो विच टेक अप द राइट ऑफ द कंप्लीट। बेसिकली कह रहे हैं कि आप जो भी राइट दे रहे हैं बाद में उसी राइट को आगे बढ़ाते हुए एक दूसरा राइट आ जा रहा है जो बेसिकली उस राइट को रिस्ट्रिक्ट कर दे रहा है। What would be our conception of fundamental rights? We want to incorporate every one of those rights which our people want to get. तो बेसिकली कह रहे हैं जिसके आपने फंडामेंटल राइट दिया, और फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए में आपने राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया। अब उसमें आपने आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 जोड़ के दे दिया पब्लिक मोरालिटी, पीस, सिक्योरिटी, ये सब जोड़ दिया। तो बेसिकली ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है हमारे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ऑफ सब क्लॉज ए को, कि बेसिकली आप फंडामेंटल राइट दे रहे हैं, आप एक आर्टिकल के अंदर एक राइट दे रहे हैं, बाद ही फॉलोड बाय अनदर आर्टिकल आप उसी राइट को रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं। तो यही हमारे बेसिकली सोमनाथ लहरी जी उसको अरेज कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर द पर्सन अक्यूज ऑफ वेरियस ऑफेंसेस वुड गेट सफिशिएंट प्रोटेक्शन। जो बेसिकली ऑफेंसेस में अक्यूज हुआ उसको भी प्रोटेक्शन मिल सके। वी ऑफन बिलीव दैट हु इज चार्ज विद सम ऑफेंसेस इज गिल्टी। बेसिकली हम पहले से ही सोचने लगते हैं कि उस पर अगर कोई ऑफेंस का चार्ज उस पर किसी पर्सन पे किया गया है तो वो गिल्टी है। तो ये ऐसा नहीं होता जब तक वो कन्विक्ट नहीं हो जाता थ्रू बाय द कोर्ट। तो नो पर्सन गिल्टी अनलेस कोर्ट हैज़ फाउंड दैट पर्सन गिल्टी। वही बात करें कि जब तक कोर्ट नहीं बता देते कि वो पर्सन गिल्टी है कि नहीं है, अगर कोर्ट को नहीं पता चलता है कि पर्सन गिल्टी है कि नहीं, वो तब तक गिल्टी नहीं माना जाएगा। ही इज़ इनोसेंट इन द आइज ऑफ लॉ। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट द पर्सन अक्यूज ऑफ एनी क्राइम, अक्यूज मतलब अभी उस पर क्राइम, बस उस ऑफेंस का क्राइम है, बेसिकली उसका चार्ज किया गया। अभी उस पर कोई सुप्रीम कोर्ट ने अभी उस पर ऐसा सच ये नहीं बता दे कि वो गिल्टी है कि नहीं। अगर वो गिल्टी माना जाएगा तब वो कन्विक्टेड कहलाएगा। जो गिल्टी से पहले है जिसमें सिर्फ ऑफेंस का चार्ज फाइल किया गया है वो अक्यूज कहला जाएगा। The accused of any crime shall get adequate opportunity to defend herself or himself to ensure free trial in the court. The Constitution provided 3 rights और इन accused person को भी 3 rights दिए गए हैं जो कि हमारे अंडर आर्टिकल 20 में है, मेंशनड है। तो राइट टू अक्यूज जो कि अंडर आर्टिकल 20 का पार्ट है, जिसमें हमें बताया जाता है कि अक्यूज पर्सन को भी मैंने आपको बताया एक अक्यूज पर्सन होता है, एक कन्विक्टेड पर्सन होता है। कन्विक्टेड पर्सन तब कहलाया जाता है जब कोर्ट का जो प्रोसीजर होता है जिसमें कोर्ट उस पर्सन को गिल्टी डिक्लेयर कर देता है और उस गिल्टी के लिए उनको उस क्राइम के लिए उनको पनिश कर दिया जाता है, तब वो कन्विक्टेड कहला जाता है। उससे पहले अक्यूज तब होता है जब उस पर बेसिकली कोई ऑफेंस का चार्जेस लगाए जाते हैं। किसी ऑफेंस के लिए उन पे चार्ज लगाया गया तब वो अक्यूज कहलाएगा। फॉर एग्जांपल उन पे कोई चार्ज लगाया गया कि इन्होंने चोरी की है, तो ये जो चोरी का चार्ज इन पे लगाया गया है तब वो उस पर अक्यूज कहलाएगा। अब ये जो अक्यूज होगा, जब इस पे ये कोर्ट सारी फाइंडिंग्स लेके पूरा एनालिसिस करके पूरा कोर्ट प्रोसीजिंग होने के बाद जब कोर्ट मानता है कि ये दिस पर्सन इज़
the accused person is he has committed the crime, he is guilty, he is no more innocent, then this guilty person is committed a crime and can be convicted. तो बेसिकली कन्विक्टेड हो जाता है आफ्टर द कोर्ट डिक्लेयर दैट पर्सन इज गिल्टी. तो अक्यूज एंड कन्विक्टेड में आप समझ गए हैं. तो बेसिकली अक्यूज पर्सन की बात हो रही है, राइट ऑफ अक्यूज. बेसिकली राइट ऑफ अक्यूज, अभी इसको कन्विक्शन नहीं मिला है, तो इस पर जो ये ऑफेंस का चार्ज लगाया है उस पर इसको राइट मिला है कि बेसिकली अभी तो नहीं पता कि वो गिल्टी है इनोसेंट है. तो इन द आइज ऑफ लॉ हम मान के चलते हैं कि एवरी पर्सन इज इनोसेंस अंटिल प्रूवन गिल्टी. गिल्टी जब तक नहीं मान लेते वो पर्सन इनोसेंट रहेगा. तो इनोसेंट होने के लिए जब वो इनोसेंट मान लिया गया है तो उसको सम राइट्स देने चाहिए, क्योंकि वो सिटीजन है कंट्री का, और उसको सम राइट्स देने चाहिए जो कि बेसिक है, जो कि फंडामेंटल राइट्स हैं. तो इसी में बताया गया नो पर्सन विल बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, जिसको हम डबल चौपार्डी कहते हैं. डबल चौपार्डी मीन्स अगर उस पर्सन ने मिस्टर एक्स ने माना 2010 में चोरी का क्राइम किया था, चोरी की थी, ठीक है. चोरी के लिए उनको 2 साल की सज़ा हो गई. अब 2020 में कन्विक्ट हुए वो, चोरी के लिए उनको 2 साल की सज़ा हो गई, मतलब अब वो 2013 में छूट के आएंगे, ठीक है. अब क्या हुआ, फिर से मिस्टर एक्स को बोल दिया गया कि आपने चोरी की थी 2010 में, उसके लिए आपको फिर से कन्विक्ट किया जाएगा 2 साल के लिए. ऐसा नहीं होता. जब उसने एक बार कोई क्राइम किया, उसके लिए जब उसको कन्विक्ट होकर वो अपनी पनिशमेंट भी करके आ चुका है, तो उसको सेम ऑफेंस के लिए दोबारा पनिशमेंट नहीं मिल सकती. इसी को डबल चौपार्डी कहते हैं. डबल चौपार्डी मतलब नो पर्सन वुड बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस. सेम ऑफेंस के लिए उसको एक से ज़्यादा बार पनिश नहीं किया जा सकता है, ठीक है. नो पर्सन शैल डिक्लेयर एनी एक्शन No person shall declare any action as illegal from the back date. From the back date यहाँ पर आपका हो जाता है, जो हम बात कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पर हमारा जो एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ की बात हो रही है, जो कि हमारा अंडर आर्टिकल सब क्लॉज 1 में मेंशन्ड है. अंडर आर्टिकल सब क्लॉज 1 में एक्सपोस्ट फैक्टो ऑफ लॉ की बात हो रही है, ठीक है. नो पर्सन शैल डिक्लेयर एनी एक्शन इलीगल फ्रॉम द बैक डेट. इलीगल फ्रॉम द बैक डेट. बैक डेट मतलब कुछ ये प्रेजेंट से पहले की बात हो रहा है, मतलब पास्ट में बात हो रहा है. बैक डेट कुछ पास्ट में बात हो रही है और कुछ अभी प्रेजेंट में. यहाँ से कुछ इतना समझ में आ रहा है. तो ये जो हमारा जो नो इलीगल फ्रॉम द बैक डेट, ये हमारा जो है हमारा एक्सपोस्ट फैक्ट ऑफ लॉ की बात है, जिसमें जो कि हमारा मेंशन्ड है अंडर आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 में. अंडर आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1, क्योंकि हम आर्टिकल 20 के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसी में हमारे सब क्लॉज 1 में मेंशन्ड है एक्सपोस्ट फैक्टर ऑफ लॉ, जिसको रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ. रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ मैं लिख देती हूँ. रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ, ठीक है, जो कि ये हमारा एक्सपोस्ट फैक्टर ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 में है. तो इसमें मैं आपको सिंपलर लैंग्वेज में बताऊं तो फॉर एग्जांपल आप मान के चले 1950 में कोई एंटी टेररिस्ट एक्ट नहीं था. 1950 में कोई एंटी टेररिस्ट एक्ट नहीं था, जो हमें देखने को मिलता है. मीसा, पोटा, आसफा, जो ये हमारे सब एक्ट है एंटी टेररिस्ट से भी रिलेटेड है. तो 1950 में हमारा कोई एंटी टेररिस्ट एक्ट नहीं था, ठीक है. अब मानो कि 1950 में किसी ने टेररिस्ट क्राइम कर दिया, उसको कन्विक्ट करने के लिए कोई नॉर्मल लॉ होगा. फॉर एग्जाम्पल मर्डर का चार्जेस, फॉर एग्जाम्पल टेररिज्म 1950 में इतना कोई डिफाइंड नहीं था, तो उसको मर्डर के चार्जेस लगाए गए, क्योंकि उस समय टेररिस्ट एक्ट ही नहीं था, तो उसको कोई इलीगल माना ही नहीं जा रहा था, क्योंकि कोई एक्ट बना ही नहीं था. लेकिन क्या हुआ 1980 के आसपास ऐसे मीसा, पोटा, आसफा के कुछ एक्ट्स आ गए, ठीक है. ये एग्जाम्पल है जस्ट. अब क्या हुआ कि इस समय आ गए एंटी टेररिस्ट एक्ट्स आ गए. अब माना गया कि जो भी टेररिज्म का एक्ट में इन्वॉल्व रहेगा, कोई भी इलीगल अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहेगा, जैसे ड्रग की ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व रहेगा, तो उसमें सच एंड सच एक्ट एप्लीकेबल होंगे, ठीक है. अब क्या हो गया, जिस पर्सन ने 1950 में क्राइम कन्विक्ट किया था, लेकिन उस समय एंटी टेररिस्ट एक्ट इलीगल नहीं था, क्योंकि उसमें कोई एक्ट ही नहीं था. अब वो 1980 के समय बना, तो ऐसा अब ये नहीं हो सकता कि उस मिस्टर एक्स को, जिसने 1950 में क्राइम कमिट किया था, उसको आप 1980 के केस के हिसाब पे आप उसको पनिशेबल समझ रहे हैं, उसको पनिश कर रहे हैं. तो सेम गोज़ विद दिस कि जिस प्रेजेंट सिचुएशन में क्राइम कमिट हो रही है,
और उस पर जो एक्ट एप्लीकेबल है आपको वही एक्ट लगाएंगे, आप उसको एक्सपोस्ट करके नहीं लगाएंगे। आप प्रीवियस डेट में जाके वो उस क्राइम को आप उस प्रेजेंट डेट के एक्ट पे नहीं एप्लीकेबल कर सकते हैं। मीन्स 1950 में जब मिस्टर एक्स ने क्राइम किया था उस समय 10 से 11 साल की सज़ा थी, लेकिन 1980 में वही क्राइम की सज़ा बढ़ के आप लाइफ टाइम कर दी गई। तो अब ऐसा नहीं होगा कि आप 1950 में जो क्राइम कन्विक्ट किया गया था उसको आप 1980 के लॉ के हिसाब से चार्ज करेंगे। तो यहीं पे हमारा ये कॉन्सेप्ट हो जाता है रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ, नो एक्सपोज फैक्टर ऑफ लॉ की बात की गई है यहाँ पर। तो नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ऑफकोर्स कोई अपनी ही अगेंस्ट एविडेंस क्यों देगा, और ऐसा माना भी जाता है कि पुलिस में आप जो भी एविडेंस देते हैं, कोई भी आप गुनाह एक्सेप्ट करते हैं, वो इन द आइज ऑफ कोर्ट और लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। तो यही हमारा ये 3 राइट्स है, राइट्स ऑफ अक्यूज के नाम से जान जाता है, जो अंडर आर्टिकल 20 में मैंशनड है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो कि हमारा आर्टिकल 23 एंड 24 का पार्ट है, ठीक है। तो इसमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात हो रही है। तो इसमें डिप्राइव्ड एंड अंडर प्रिविलेज्ड एंड डिप्राइव्ड पीपल की बात हो रही है, जो कि हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा अंडर प्रिविलेज्ड एंड डिप्राइव्ड पीपल्स हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्टेड टू एक्सप्लॉयटेशन बाय देयर फेलो ह्यूमन बींग्स हो रहा है। वन सच फॉर्म एक्सप्लॉयटेशन इज़ बेगार, जो फोर्स लेबर के नाम से जाना जाता है, फोर्स लेबर विदाउट पेमेंट। आप समझते, आप अपने मिडाइवल इंडिया की बात करें तो उसमें आप फोर्स लेबर की बहुत ज़्यादा आप प्रिवलेंट एक्शंस देखेंगे, क्योंकि कुछ इसमें कैसे फोर्स लेबर्स को जो सामंतवाद सिस्टम में जब लैंडलॉर्ड्स को वो अपना पेमेंट नहीं रीपे कर पाते तो उनको फोर्स लेबर के फॉर्म में रख लिया जाता था। मीन्स वो उनके लाइफ टाइम सर्वेंट के रूप में देखा जाता है विदाउट एनी पेमेंट। ओके, तो यही है। एंड द क्लोजली रिलेटेड फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात की गई है, ह्यूमन ट्रैफिक एंड यूजिंग ऑफ एज अ स्लेव की बात की कि ह्यूमन को एज अ स्लेव बनाना। तो ये हमारा एक्सप्लॉयटेशन है। बोथ दिस प्रोहिबिट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये फोर्स लेबर एंड द ह्यूमन ट्रैफिकिंग आर प्रोहिबिटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। Imposed by the landlords, money lenders or other wealthy person in the past. Some form of bonded labor still continue in the country, especially brick need workers. ये जो ईंटें भट्टी के साइट्स पे ऐसा होता है। Now it is a punishable crime। जो भी ये बॉन्डेड लेबर की बात की गई है, फोर्स लेबर की बात की गई है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात की गई है, ऑल आर पनिशेबल अंडर द क्राइम। Constitution forbids employment of children below the age of 14 in the dangerous job। बेसिकली डेंजरस जॉब की बात हुई, यहाँ पर लोग समझ नहीं पाते, उनको लगता है जो भी 14 साल से नीचे है उनको जॉब नहीं करनी है। बेसिकली चाइल्ड लेबर नहीं हो सकता। इसमें एक्सप्लिसिटली मेंशन है डेंजरस जॉब। मीन्स अगर कोई बच्चा छोटा है और अपने मम्मी पापा के साथ खेती में काम कर रहा है तो वो कर सकता है। जैसे कि कोई टी स्टॉल में चाय बनाने का काम कर रहा है, वो कर सकता है फॉर द एक्स्ट्रा इनकम टू मेंटेन द फैमिली, टू सस्टेन वंस लाइफ, तो ये कर सकता है। बट यहाँ पर बोला है बिलो द एज ऑफ 14 डेंजरस जॉब नहीं कर सकता। जैसे कि फैक्ट्रीज में, माइंस में, जैसे कि ये पटाखे बनाने की फैक्ट्रीज होती है, इसमें केमिकल्स फीलिंग की काम होती है, बीड़ी बनाने की इंडस्ट्रीज होती है, इन सब में नहीं कर सकता, डेंजरस जॉब नहीं कर सकता, ठीक है। विथ चाइल्ड लेबर बीइंग मेड इलीगल एंड राइट टू एजुकेशन बिकमिंग अ फंडामेंटल राइट टू चिल्ड्रन। राइट टू एजुकेशन 86, अगर बात करें राइट टू एजुकेशन की बात करें तो आर्टिकल 21 पार्ट ए में, जो कि अंडर आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में इंसर्ट किया गया था, ठीक है। वहीं बात करें हम आर्टिकल 45 में भी हम देखेंगे कि कैसे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात की गई है, जो कि अंडर आर्टिकल 86 में ही इंसर्ट किया गया था अंडर DPSP आर्टिकल 45 में, ठीक है। तो ये सब हम देख रहे हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की गई है कि कैसे इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, देयर इज़ अ अमालगमेशन ऑफ द ऑल द रिलीजन विद द क्रिश्चियन हो गए, हमारे मुस्लिम्स हो गए, सिक्स ईसाइज हो गए। तो यहाँ पर वही बात की अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एवरी एंजॉय द राइट टू फॉलो रिलीजन ऑफ हिज हर चॉइस, ठीक है। यहाँ तक कि आपको ये भी चॉइस दिया गया कि आप कोई रिलीजन ना फॉलो करें, आप सेकुलर पर्सन रह सकें। This freedom is considered as a hallmark of democracy. Historically, there were rulers and emperors in different parts of the world, ठीक है। बेसिकली
राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की गई है कि आप अपने हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से आप रिलीजन को फॉलो कर सकें। यहाँ पर बात की गई है कि person following religion different from that of the ruler either prosecuted or forced to convert the official religion। मिडिवल इंडिया की बात की गई है, जब आप ब्रिटिश रूल के समय में देखेंगे कि ब्रिटिशर्स बेसिकली क्रिश्चियनिटी फैलाने के ही जो ब्रिटिशर थे उनका दूसरा उद्देश्य क्रिश्चियनिटी ही फैला रहे थे दूसरी तरफ से। तभी तो वो अकबर के बुलाने पे जो आप देखेंगे जो ब्रिटिश प्रिस्ट होते हैं अकबर के बुलाने पे बहुत खुश होते हैं। फिर उसके बाद जहांगीर उनको बुलाते हैं, आप स्पेक्ट्रम में पढ़ेंगे तो वो बेसिकली क्रिश्चियनिटी फैलाना चाहते थे। वैसे आप देखिए डेन्स भी आए थे अपना क्रिश्चियनिटी फैलाने, डच ये लोग, तो ये जो अपने रिलीजन को स्प्रेड करने आए थे। वैसे हम मिडाइवल इंडिया में देखते हैं कि कैसे रूलर्स क्या करते थे, जो जिस रिलीजन के होते थे आप वो अपने सब्जेक्ट्स को भी बोलते थे या तो आप वो रिलीजन फॉलो कर लें या तो आपको मार दिया जाएगा। सेम अभी प्रिजनर ऑफ वॉर्स होते थे। प्रिजनर ऑफ वॉर्स में भी क्या होते थे, उनको या तो मार दिया जाता था या तो उनको रिलीजन चेंज करके उनका ही स्लेव बनने को बोलते थे। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ देखने को मिलता है, लेकिन इंडिया में अब ऐसा कुछ नहीं है। डेमोक्रेसी ऑलवेज इनकॉर्पोरेटेड द फ्रीडम टू फॉलो द रिलीजन ऑफ वंस चॉइस ऑफ वंस बेसिक प्रिंसिपल्स। अब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप, फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप की बात की गई है। everyone is free to choose a religion और practice that religion। रिलीजन को चूज कर लेना और उसको प्रैक्टिस कर लेना इंडिया में फ्री है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑल्सो इंक्लूड फ्रीडम ऑफ कंसाइज। कंसाइज को मतलब अपने भगवान को मानना, अपने भगवान को पूजा करना, अपने भगवान को की प्रेयर करना, उनको जैसे आप देखेंगे कि आप देखेंगे मंदिरों में मस्जिदों में जाके उनको प्रेयर देना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कॉन्शियस की भी बात की गई है, मंत्र आत्मा को मानना। पर्सन में भी चूज एज अ रिलीजन ऑफ और मे चूज नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन। यहाँ पर देखिए रिलीजन ना चूज करने की भी बात की गई है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड द फ्रीडम टू प्रोफेस अलाउ द प्रोपोगेट ऑफ एनी रिलीजन। किसी रिलीजन को प्रोपोगेट करना, वो प्रोपोगेट कर सकते हैं रिलीजन को, बट फोर्सफुली किसी को बोल नहीं सकते कि वो कन्वर्ट हो जाए उस रिलीजन के लिए। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज, यहाँ पर हमने देख लिया, द गवर्नमेंट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्रैक्टिस ऑफ द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सी हमें पता है कि स्टेट इज़ अ सेकुलर कंट्री, बट वेस्टर्न सेकुलरिज्म एंड इंडियन सेकुलरिज्म आर टोटली डिफरेंट वन। जो हम वेस्टर्न सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो चर्च और स्टेट थे वो टोटली सेपरेटेड थे। बट इंडियन सेकुलरिज्म की बात करें, इंडियन सेकुलरिज्म की बात करें, स्टेट एंड रिलीजन आर नॉट सेपरेट टोटली इन इट्स स्पिरिट। अगर रिलीजन कोई ऐसी प्रैक्टिस करता है जो कि ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ है, ह्यूमन की लाइफ के अगेंस्ट है, तो वो उसमें इंटरवीन कर सकता है। जैसे कि ह्यूमन सेक्रीफाइसेस की, जैसे कि ह्यूमन को सेक्रीफाइस, जिसे नर बलि के नाम से जाना जाता है, ह्यूमन सेक्रीफाइसेस का। जब ह्यूमंस अपने आप को बीट करते हैं टू गेट द गॉड्स ब्लेसिंग्स, तो ये भी ह्यूमन के अगेंस्ट। जैसे जल्लीकट्टू, अभी जल्लीकट्टू पिछले साल ही बहुत न्यूज़ में था क्योंकि इसमें एनिमल सेक्रीफाइस करते थे, ठीक है। अब मुस्लिम्स के द्वारा काउस का स्लॉटर्स होता है, क्लाउ स्लॉटर्स, तो उसमें बोला हिंदूज़ के द्वारा ऑब्जेक्शन किया गया कि गाँव इनकी बेसिकली गॉड के रूप में देखा जाता है। तो डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदर PILs दर्ज किए गए जिसमें बताया गया कि एनिमल सेक्रीफाइसेस इज़ नॉट अ ह्यूमैनिटी एक्शन ऑफ द पीपल। तो उसमें बेसिकली बताया गया कि कैसे आप प्रोफेस तो कर सकते हैं लेकिन आप ऐसे अनह्यूमन वे में नहीं कर सकते हैं, और क्या आप किसी के दूसरे रिलीजन को हर्ट करके नहीं कर सकते। तो बेसिकली इसलिए स्टेट इंटरवीन कर सकता है रिलीजन के मामलों में जब वो ह्यूमन डिग्निटी, सिक्योरिटी ऑफ द नेशन और द यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द बिटवीन आर डाइवर्सिटी को थ्रेट पहुंचाता है। तो यहाँ पर हमारी वही बात हो रही है, देखिए, गवर्नमेंट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ की भी बात की गई जब ह्यूमन सेक्रीफाइस की बात करते हैं, ह्यूमन बीटिंग अप, ठीक है। तो दिस मीन्स दैट द फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज नॉट अनलिमिटेड राइट, देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन। ये अनलिमिटेड नहीं है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज हो सकती है। गवर्नमेंट कैन इंटरफियर इन द रिलीजियस मैटर्स। देखिए यहाँ पर बोल दिया हमने, फॉर एग्जाम्पल में देख लेते हैं पास्ट में क्या होता था। देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट हैज़ टेकन द स्टेप टू बैनिंग प्रैक्टिस लाइक सती। जब उनके सती का मैं आपको बता दूं कि
किसी मैरिड कपल में उनका हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, तो वुमेन्स को क्या करती थी, वुमेन्स थी अपने पति की चिता पे ही उनको बैठा दिया जाता था लाइक दिस, और वो अपने पति की चिता पे ही बैठकर उनके साथ ही चली जाती थी। तो बेसिकली ये माना जाता था। और जो ये जो सती एक्सेप्ट कर लेती थी जो वुमेन्स, उनको देवी के रूप में माना जाता था। तो ये बाइगेमी और ह्यूमन सेक्रीफाइस की बात की गई है, मैंने आपको बताया। सच रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज इन द नेम ऑफ इंटरवेंशन इन द राइट ऑफ द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट एंड हेल्थ के अगेंस्ट। Limitation of the right of freedom of religion always presumes tension between the followers of various religion and government. There is a conflict between the religious institutions and the government for the restriction they imposed on some activity which is harming the unity and order of the public order of the nation and the health of the people. Any religion group, people of that religion feel that this interferes in their religion. Freedom of religion become a matter of political controversy for another reason. The Constitution has granted the right to propagate one's religion. This includes persuading people to convert the religion, basically. Right to freedom of religion. यहाँ पर देखते कार्टून के थ्रू देखिए, राइट टू प्रोफेस, क्रिश्चियनिटी प्रोफेस करती है, राइट टू प्रैक्टिस जो इस्लाम करती है, एंड राइट टू प्रोपोगेट, क्योंकि ये जो ब्राह्मण लोग बिटवीन बहुत सारे पीपल्स के बीच में प्रोपोगेट करती है, ये अपने में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये अपने में प्रोफेस कर रहे हैं बेसिकली। ये तो सम पीपल रिसेंट कन्वर्सन ऑफ द ग्राउंड दैट दीज आर बैंड ऑन द इमिटेशन और द बेसिकली परस्यूट करके आप किसी को कन्वर्ट करा सकते हैं, बट आप फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं करा सकते किसी के रिलीजन को दूसरे रिलीजन में। स्टॉप फोर्स कन्वर्जन ऑफ द हिंदूज गर्ल, जो ये तो यहाँ पर कुछ हिंदूज गर्ल का कन्वर्जन हो रहा था। आप केरला स्टोरी में देखेंगे, यस इट इज़ अ गुड एग्जाम्पल, यू कैन कोट दिस एग्जाम्पल इन दिस आर्टिकल। केरला स्टोरी में आप देखेंगे कैसे हिंदूज वुमेन्स को मुस्लिम में कन्वर्ट करके कहाँ ईरान इजराइल की तरफ भेज रहे थे, इराक की तरफ, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन ऑफ द रिलीजन, तो यहाँ पर है इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन, तो यहाँ पर बात की सेकुलरिज्म है, यहाँ पर सबकी इक्वालिटी है। बीइंग कंट्री विच इज several religions necessary for the government to extend equal treatment to different religions. It means that government will not favor any particular religion. India does not have any official religion. India is a secular country. We don't need to follow any particular religion to order to prime minister or the president or the any particular. अब इसमें बात की पॉलिटिकल पोस्ट पे आने के लिए आपको एक पर्टिकुलर रिलीजन का नहीं होना पड़ेगा, ये सब बताए गए हैं। आप देखेंगे कि सेंट स्टीफन कॉलेज है, इंस्टीट्यूशंस की बात करें जहाँ पर इक्वालिटी है, सेंट स्टीफन कॉलेज जो कि क्रिश्चियन कॉलेज है। आप हिंदूज कॉलेज देखेंगे, आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी देखेंगे, आप जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी देखेंगे, कितने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं, अपने अपने रिलीजन के हिसाब से वो अपने एजुकेशनल राइट को परसीव कर रहे हैं। यहीं पर वी हैव टू सीन दैट द राइट ऑफ इक्वालिटी इज देखिए यहाँ पर right to equality. There is a guarantee that government will not discriminate on the basis of religion in the given employment. The institution run by the state will not be preach any religious or religious education. Or the institution which is partially or fully funded by the government can't be preach any religion. ठीक है, अगर वो अपने पर्टिकुलर रिलीजन के बेस पे कोई इंस्टीट्यूशन होगा जो कि प्राइवेट होगा, वहाँ पर आप रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। This objective provision is to sustain and nurture the principle of secularism. Cultural and educational rights की बात करते हैं। Cultural and educational right में ठीक है, diversity come before minds, monotheistic societies. India is not a monotheistic society, मतलब कोई एक सोसाइटी में कोई उसका कुछ कोई एक रिलीजन के बेस की सोसाइटी नहीं। जैसे कि आप वेस्टर्न की सोसाइटी देखें जो कि क्रिश्चियन डोमिनेटेड सोसाइटीज़ हैं, आप सऊदी अरेबिया साइड देखेंगे मुस्लिम है, पर इंडिया में बहुत डाइवर्स आपको देखने को मिलेगा। वी हैव सोसाइटी दैट इज वास्ट डाइवर्सिटी, फुली डाइवर्सिटी एंड द स्मॉल नंबर्स कंपेयर बाय द इफ अ ग्रुप इज इन माइनॉरिटी इट विल बी अडॉप्टेड अ कल्चर ऑफ मेजॉरिटी। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई ग्रुप माइनॉरिटी में है और कोई मेजॉरिटी में तो उसकी कल्चर को अडॉप्ट करना पड़ेगा। आप जो देखेंगे श्रीलंका के सिविल वॉर्स हुए थे, उसमें भी सिंहलीज एंड तमिलीज के बीच में इसी कारण को सिविल वॉर्स हुए थे। Also believe that diversity is our strength. Basically डाइवर्सिटी हमारी वीकनेस नहीं, डाइवर्सिटी हमारी एक स्ट्रेंथ है, इसलिए हमें इसको मेंटेन करना है, सस्टेन करना है विद द माइनॉरिटी माइंडसेट टू।
minority status is not dependent only on अपॉन रिलीजन. लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल माइनॉरिटीज़ को हमने एक्नॉलेज किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. और ऑल्सो इंक्लूडेड minorities are group that have common language or religion in a particular part of the country or the country as a whole. They are outnumbered by some other social action. Such communities have a culture, language and script of their own and have the right to conserve and develop them. अब इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी अभी मैंने आपको बात बताई, स्टीफेंस हो गया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गई, जामिया यूनिवर्सिटी हो गई, तो वही है. Heavy responsibility would be the cast of the majority to see that in fact the minority feels secure. माइनॉरिटी को सिक्योर रखना है. सेफ्टी ऑफ द माइनॉरिटी लाइज द सेक्युलर स्टेट फेस दैम द नेशनलिस्ट. मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड नॉट बी बोस्ट टू देयर नेशनल आउटलुक. बेसिकली इसमें माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी की हारमनी की बात की गई है. ऑल माइनॉरिटी रिलीजियस और लिंग्विस्टिक कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. देखिए यहाँ पर बात की गई है, कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात की गई, जो कि अगर हम बात करें तो बात करें हमारे अंडर आर्टिकल 13 के अंदर देखा जाता है कि ऑल माइनॉरिटीज हैव द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक एंड सेट अप देयर ओन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. गवर्नमेंट विल नॉट while granting aid to the education discriminate against any education institutions based on their management of the minority communities. बेसिकली मदरसास हो गए, जैसे कि मदरसास में उनके अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट कर सकते हैं वो. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़. ठीक है, तो आज की क्लास में हमारा पूरा फंडामेंटल राइट्स हमने देखा. उसके बाद हमारा एक फंडामेंटल राइट और है आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी. उसके बाद हम डीपीएसपी कवर करेंगे. तो ये क्लास हमारी यहीं पे फिनिश होती है. सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. थैंक यू एवरीवन.